हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स का हम पूरा लेक्चर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स का हर एक चीज़ देखेंगे। थर्मोडायनेमिक्स में किस किस चीज़ से कंसर्न करता है, हर एक चीज़ इसके अंदर देखी जाएगी। ठीक है गाइस। और अगर मैं बात करूँ आपका थर्मोडायनेमिक्स के, और अगर थर्मोडायनेमिक्स की अगर मैं और बात करूँ तो हमारे जो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बस हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको इसकी नोट्स वगैरह अगर आपको अवेलेबल चाहिए तो प्लीज़ मेरे को आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, और टेलीग्राम पे भी आप टेलीग्राम के ऊपर तो इनके नोट्स आपको इसके जो पीडीएफ है आपको देखने को मिल जाएंगे। पर बाकी जो भी आप मेरे को कमेंट यहाँ पे कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं। फर्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो फर्स्ट है मेरा थर्मोडायनेमिक्स कंसर्न विथ, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स है किसके साथ कंसर्न करता है? टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम के साथ कंसर्न करता है। द एनर्जी चेंज इन द सिस्टम, या फिर रेट ऑफ द केमिकल चेंज और मास चेंज इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। मास चेंज इन न्यूक्लियर रिएक्शन तो गलत है, रेट इन चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन भी गलत है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी के ऊपर नहीं करता है, एनर्जी चेंज इन द सिस्टम के अंदर देखने को हमें मिलता है। तो एनर्जी चेंज इन द सिस्टम की हमें बात आती है, सेकेंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूँ तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो कि which are independent of the matter, like size और मास के इंडिपेंडेंट होती है, प्रेजेंट इन सिस्टम। एग्जाम्पल कैसे हो जाते हैं? हमारे प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है, उसके बाद प्रेशर टेम्परेचर हो जाता है, फिर मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है, और डेंसिटी हो जाती है। क्या हो जाती है? डेंसिटी हो जाती है। ये अगर एग्जांपल अगर आपको याद होगी तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी इंडिपेंडेंट हो जाती है किससे? मास और साइज से इंडिपेंडेंट होते हो जाती है। तो हमारा आ जाएगा प्रेशर, टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी हमारा आ जाता है। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? जो डिपेंड करती है मास, साइज और इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कौन कौन से आ जाएंगे मेरे? मास आ जाएंगे, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, वॉल्यूम के बाद आ जाएगा हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। तो इसमें से तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो हमारी जो इंथैल्पी है ना भाई, ये इंथैल्पी अभी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बताऊं, एन रेफ्रिजरेटर इज अ एग्जांपल ऑफ। रेफ्रिजरेटर हमारा कैसा एग्जांपल है? क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है, और आइसोलेटेड सिस्टम है। हमारा रेफ्रिजरेटर क्लोज सिस्टम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, इन द कंटेनर नाइदर द मास और नॉट द हीट एक्सचेंज। तो ऐसा कौन सा कंटेनर है जिसमें मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही? तो हमारा कौन सा? आइसोलेटेड सिस्टम की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, राइट द अमोनियम क्लोराइड, वार्मिंग अमोनियम क्लोराइड जो कि विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब में, एग्जांपल किसका है? अगर मेरा वर्मिंग अमोनियम क्लोराइड को अगर आप डाल दोगे, वर्मिंग अमोनियम क्लोराइड को, तो ये वर्मिंग अमोनियम क्लोराइड को अगर आप ओपन सिस्टम में डालोगे तो ये ओपन सिस्टम में देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये वर्मिंग अमोनियम क्लोराइड NH4Cl होता है ये। और उसके बाद विथ सोडियम क्लोराइड हाइड्रोक्साइड क्या होता है मेरा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NClOH। तो ये इनको जब आप डालोगे एक दूसरे के साथ टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये एग्जांपल किसका है? हमारा हमारा ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। किसका? ओपन सिस्टम का एग्जांपल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, यूनिवर्स इज कंसर्न विद, जो हमारा यूनिवर्स है किसके साथ कंसर्न करता है? कंसिडर एज। यूनिवर्स को हम कैसे कंसिडर करते हैं? इन यूनिवर्स को एज एन आइसोलेटेड सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको यूनिवर्स को अगर आप आइसोलेटेड, ऐसा तो होता नहीं है, पर हम उसको कंसिडर करते हैं कि वो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है। ना तो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ना ही इधर मास का गेन और लॉस, ऐसे तो होता है, पर पढ़ने के लिए हमें ये करना पड़ेगा। इसमें बताना है कि आपको कौन कौन सी हमारी जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के हमने देख लिया था, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव के बारे में पढ़ लिया था कि आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है डिपेंड करती है मास और वॉल्यूम के ऊपर। तो हमारा मास आ जाएगा, वॉल्यूम भी आ जाएगा, ठीक है, और मोलर एंट्रोपी भी देखने को मिलेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम भी देखने को मिलेगा आपको। उसके बाद हीट कैपेसिटी की मैंने बात कर ली थी यहाँ पे, 3 और 4 मेरे को आंसर, मोलर एंट्रोपी नहीं है। 3 4 मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा 3 and 4 मेरा आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी फोर्थ आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ द एक्स एंड वाई आर द आर्बिट्रेटरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे एक्स और वाई आर्बिट्रेटरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, देन
एक्स और वाई अगर आप उनको डिवाइड करोगे तो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी वेरिएबल्स हो जाएंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड आंसर आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेड बाय, तो फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक्स का किस तरीके से लिखते हैं हम, डेल्टा इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, हमारा ये हमारा आंसर हो जाता है। रिप्रेजेंटेड बाय थर्मोडायनेमिक्स रिप्रेजेंटेड बाय ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द सिस्टम एब्जॉर्ब, अगर एब्जॉर्ब की अगर बात करा तो जब भी आपको एब्जॉर्ब आएगा तो हमें एब्जॉर्ब की अगर बात करेगा तो एब्जॉर्ब में अगर बात करेगा तो एब्जॉर्ब में हमें पॉजिटिव लेना है, या फिर रिलीज वगैरह बात करेगा तो नेगेटिव लेना है। और डज द 4 किलो जूल ऑफ द वर्क, अगर बाय द सिस्टम और डज द आएगा बाय द सिस्टम और या फिर डज आएगा, डज जैसा आएगा तो हमें क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। क्या लेना है, नेगेटिव साइन लेना है। तो मेरा डेल्टा इंटरनल एनर्जी कितनी आ जाएगी, डेल्टा यू कितना आ जाएगा, मेरा डेल्टा यू आ जाएगा मेरा 10 माइनस 4 कितना आ जाएगा, 6 किलो जूल मेरा आ जाएगा। क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज, मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीज होगा, इंटरनल एनर्जी मेरी यहाँ पे इंक्रीज होगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, प्लस होगा यार 14 आ जाएगा ये, क्योंकि डेल्टा यू का जो फॉर्मूला है हमारा, डेल्टा यू का फॉर्मूला है डब्ल्यू पर हमने वर्क को नेगेटिव लिया था ना, तो नहीं, क्या आएगा मेरा, जो मेरे पहला आया था वही आंसर आएगा भाई, फर्स्ट ही आंसर आएगा। प्लीज अपने आप को चेंज मत करो मेरे जैसा भुलक्कड़ हूं मैं, ठीक है। तो डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू आ जाता है, तो डेल्टा क्यू कितना आ जाएगा मेरा 10 और माइनस 4 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि माइनस बाय द सिस्टम डज द सिस्टम हो रहा है, तो इसका कितना आ जाएगा 6 किलो जूल मेरा आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात की अगर मैं बात करूँ, इफ द 400 किलो जूल वर्क इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम अगर बात करें तो मेरा वर्क कैसे हो जाएगा, नेगेटिव 400 जूल हो जाएगा, किलो जूल। और हीट इज गिवन टू द सिस्टम, अगर मेरी हीट किसी को गिवन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे हमारे क्या है, हीट को हम किसी को और कुछ चीज को दे रहे हैं, तो ये आपकी हीट किसी को गिवन दे रहे हो, किसी को गिवन दे रहे हो तो हमारी 150 किलो जूल आ जाएगी। दैट विल बी अफेक्टेड द इंटरनल एनर्जी, तो हमारी इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेगा, तो ये चीज हमारी इंटरनल एनर्जी को अफेक्ट करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि अगर मैं 150 में से माइनस 400 अगर मैं करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा 0.5 और 250 आ जाएगा, और वो भी माइनस साइन के साथ, तो डिक्रीज हो रहा है मेरा, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, जो मेरी इंटरनल एनर्जी में इफेक्ट करवा रहा है। नेक्स्ट बात करूंगा, गैस एक्सपांड फ्रॉम 3 लीटर टू 3.5 लीटर अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर 1 एटीएम के अगेंस्ट में चल रहा है, तो कैलकुलेट द पीवी वर्क डन, हमें पीवी वर्क डन पता होना चाहिए। तो पी एक्सटर्नल, मेरा पी एक्सटर्नल कितना हो जाता है, 1 एटीएम कितना हो जाता है, 1 एटीएम। 1 एटीएम की अगर मैं बात करूं तो मेरा वर्क डन क्या आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इन ब्रैकेट डेल्टा वी, जो हमारा वॉल्यूम का चेंजेस आ गया। तो मेरा पी एक्सटर्नल मैंने 1 एटीएम लिख लिया, हमारा पी एक्सटर्नल, और डेल्टा वी कितना आ जाएगा, 3.5 माइनस 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, मेरा ये आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया, -1 और इंटू 0.5 आएगा, तो कितना आएगा, -0.5 लीटर एटीएम मेरा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो, अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन ऑफ द गैस इज 300 किलो कैल्विन, जो कि एक्सपांड कर रहा है 1 लीटर से तो 0.25 लीटर से, अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर जो मेरा 2 बार है, मेरा कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है मेरा 2 बार है, और इसके अंदर वर्क डन बाय द गैस कितना होगा, तो मेरे को वर्क डन पता होना चाहिए। वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल अपॉन डेल्टा वी, ठीक है, डेल्टा वी लिखते हैं, और आपको डेल्टा वी दे रखा है और बाकी सब पी एक्सटर्नल कितना दे रखा है, मेरे को 2 बार दे रखा है, तो डायरेक्ट डाल दो 2 बार माइनस 2 इज इक्वल टू 0.25 माइनस 0.1, तो कितना आ गया मेरा 2 इंटू 0.1, अगर यहाँ पे आंसर आ रहा है तो मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.15, आपको देखने को मिलेगा -2 इंटू में जाएगा, तो मेरा कितना आ जाएगा -0.3 लीटर बार आ जाएगा, लीटर बार। और जब आपको अगर बार से आपको इसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो 1 लीटर को अगर 1 लीटर बार को जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 लीटर बार को 100 से इंटू कर लो तो आपको जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरा 0.3 इंटू अगर मैं 100 करता हूँ तो मेरा कितना आ जाएगा, -330 देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, -30 देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ मेरी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए कि ये मेरा कितना आ जाएगा, -30 जूल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मेरा
ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम, the maximum work obtained by the isothermal reversible expansion is the 1 mole of the ideal gas at the 27 degree Celsius from 2.24 to 22.4 लीटर से आर इतना 2 कैलोरीज दे रखा है लीटर टेम्परेचर इनवर्स और मोल इनवर्स के बारे में। तो आपका अगर मेरा जो आइसोथर्मली रिवर्सिबल एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो आइसोथर्मली रिवर्सिबल एग्जांपल में हम कैसे करते हैं, हमारा 2.303 nRT log V2 बाय V1 आएगा मेरा, ठीक है। तो अच्छा V अगर आ रहा है तो अब मेरा V2 बाई V1 नहीं आएगा। अगर मेरा वॉल्यूम के साथ अगर मैं कर रहा हूँ, मेरा जो मेरा अगर मैं वॉल्यूम के साथ अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मेरा क्या आएगा, हाँ V2 बाई V1 ही आएगा माइनस में। तो 2.303 nRT V2 बाई V1 कितना आ जाएगा मेरा 2.303 n कितना दे रखा है 1 मोल दे रखा है, मेरे को R कितना दे रहा है 2 कैलोरीज, टेम्परेचर मेरे को कितना दे रखा है 300 केल्विन, ठीक है। लॉग K की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 22.4 और डिवाइडेड बाय 2.24 आएगा, तो ये ऊपर जाके 10 बच जाएगा, बाकी सब कट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, तो जब आप इनको इंटू करोगे तो आपको लॉग 10 की वैल्यू 1 होती थी, ये पूरा टर्म 1 हो गया, इसके 0 कैंसिल कर दो, 2 3 6 हो गए, 6 से इसको इंटू कर दो। आपको जब 6 से इसको इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1318.8 कैलोरीज आपको आंसर देखने को मिलेगा, जो मेरा फर्स्ट आंसर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर करना है। नेक्स्ट बात करते हैं, गैस एक्सपांड करना है आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm फ्रॉम द वॉल्यूम 10 decimeter cube से to volume 20 decimeter cube. It does absorb the 800 joule of the thermal energy from the surrounding. Then delta U मेरे को पता होनी चाहिए। एब्जॉर्ब में हमारा क्या लेते हैं हम, डेल्टा यू पॉजिटिव लेते हैं, और हमारा जो आइसोथर्मली मेरा जो एक्सटर्नल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो ये है, और वॉल्यूम के अंदर तो मैं डेसी मीटर क्यूब में मेरे को दे रखा है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मैं इसको डेसीमीटर क्यूब में लास्ट में कर लूंगा इसको कन्वर्ट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं लिखता हूँ डे यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू प्लस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1, मेरा ये फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं क्यू की अगर मैं बात करूँ तो मेरा कितना आ गया 800 आ गया, पी एक्सटर्नल मेरे को 1 atm दे रखा है, और उसका 1 atm ही कि 10 कितना है मेरे को, हाँ 1 atm दे रखा है, और मेरा V2 है 20 डेसीमीटर क्यूब माइनस 10 डेसीमीटर क्यूब, तो कितना बच गया मेरा 10 बच गया। तो इसको आपको ये करना है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 800 माइनस 10 डेसीमीटर क्यूब आएगा, पर ये 10 को मैं इंटू करूंगा 101.3 से, तो तब आके जूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप 800 को माइनस करोगे 1013 से, तब आपका आंसर कितना आ जाएगा -213 जूल आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आपको याद करना है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हीट कैपेसिटी ऑफ द H2O एट द बॉइलिंग पॉइंट इज, अगर मेरा हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर की देखो बॉइलिंग पॉइंट इज, तो हमारा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हीट कैपेसिटी हम कैसे निकालते हैं, हीट कैपेसिटी मेरी बनती है एमएस डेल्टा टी से बनती है, और एमएस डेल्टा सी टी से बनती है। तो अगर बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा है तो कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है, हमारे कौन से टर्म की बात कर रहा है ये, कौन से टर्म की हमारी बात कर रहा है, आइसोथर्मल की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, आइसोथर्मल की यहाँ पे बात कर रहा है। तो मेरा Q क्या आ जाएगा, Q इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी। अगर Q इज इक्वल टू एमएस डेल्टा टी अगर आ गया तो जो मेरा एमएस है, अगर टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है, टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे टेम्परेचर अगर मेरा कांस्टेंट है, तो ये इन्फिनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा इन्फिनाइट हो जाएगा। तो मेरा हीट कैपेसिटी क्या आ जाएगी, मेरी इन्फिनाइट आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इन इक्विलिब्रियम विद द आइस कांस्टेंट प्रेशर इज। तो यहाँ पे जो मोलर हीट कैपेसिटी आपको वाटर की बतानी है इक्विलिब्रियम के अंदर विद द आइस एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर में हमारी क्या बनती है। तो ये चीज अगर आपको बता दूं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, मेरा H2O से लिक्विड जो है मेरा सॉलिड में चले जाता है, सॉलिड में H2O जो कि सॉलिड आ जाता है, और इसमें बैक हो जाएगा लिक्विड के ऊपर देखने को मिला है। तो टेम्परेचर कैसा होता है मेरा, यहाँ पे टेम्परेचर कैसा होता है, टेम्परेचर मेरा हो जाता है कांस्टेंट, क्या हो जाता है टेम्परेचर मेरा यहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम,
टेम्परेचर अगर मेरा कांस्टेंट हो गया तो मेरे को क्या बतानी, हीट कैपेसिटी बतानी, मोलर हीट कैपेसिटी मेरा होता है डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है मेरा मोलर हीट कैपेसिटी। तो एम एस को बताना है, तो ये भी मेरा कैसा हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ पे भी मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे भी फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट देखने को मिलेगा, इसलिए ये इन्फिनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, फॉर द 2 मोल्स ऑफ द आइडियल गैस, अगर मेरे को 2 मोल्स ऑफ द आइडियल गैस के लिए अगर मैं बात किया जाए तो मेरा Cp माइनस Cv क्या हो जाता है, इक्वल टू R हो जाता है। क्या हो जाता है, Cp माइनस Cv मेरा कितना हो जाता है, R के इक्वल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। NR नहीं होता मेरा यहाँ पे, 2 वगैरह नहीं होता, Cp माइनस Cv इक्वल टू R हो जाता है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 5 ग्राम ऑफ द आयरन फ्रॉम 25 डिग्री सेल्सियस टू द 75 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमारी दे रखी है, तो मेरे को आपको बता दिया क्यू की वैल्यू तो एम एस डेल्टा टी हो जाती है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.45। डेल्टा टी की अगर मैं बात करूँ, एम एस डेल्टा टी की अगर मैं बात करूँ, डेल्टा टी कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा टी मेरा कितना आ जाएगा, जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। और 75 में से 25 गया, 50 बच गया। जब 50 डिग्री सेल्सियस आ गया तो ये सब डिग्री सेल्सियस में होंगे, हाँ ना। तो इसमें नीचे कैल्विन को डिवाइड कर रखा है, तो आप इसको कर लोगे, इसको कोई इतना दिक्कत नहीं आएगा। तो मेरा कितना आ जाएगा, 50 अगर आ गया मेरा तो कितना आ गया, यहाँ पे आंसर कितना आ गया मेरा, 112.5। ये मेरा आंसर देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो मेरा क्या था, सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर द फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डेल्टा एच इक्वल टू द डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू किस में होगा, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू जो जिसमें होगा, जिसका डेल्टा एन जी, आपका डेल्टा यू क्या अगर मैं बता दूं, डेल्टा एन जी आर टी, जिसमें एन जी आर टी आपको क्या देखने को मिले, जिसके अंदर डेल्टा एन जी आर टी इक्वल देखने को मिले, जीरो देखने को मिले, तब जाके आपका डेल्टा यू और डेल्टा एच आपका इक्वल आएगा। तो डेल्टा एन जी आर टी आपको फर्स्ट ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है जीरो, बाकी किसी में भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, डेल्टा एन जी पता है ना, प्रोडक्ट के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट के साइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, तब आपका डेल्टा एन जी बनता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं, द टेम्परेचर ऑफ द 2 मोल्स ऑफ द आइडियल गैस इज राइज फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच एंड माइनस डेल्टा यू की अगर मैं बात करूँ प्रोसेस की, तो ये आपको बताना है। तो अगर मैं डेल्टा यू और डेल्टा एन जी, डेल्टा यू माइनस डेल्टा यू करूँ, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, अब भी देखा हमने, तो हमारा डेल्टा एन जी आर टी आ जाता है, एन जी आर टी आ जाता है मेरा यहाँ पर, ठीक है। जैसे हमने ऊपर देखा था, ऊपर क्या देखा था हमने, फॉर्मूला क्या देखा था, ये माइनस है भाई, यहाँ पे इक्वल क्यों आ जाता है, गलत, इक्वल टू डेल्टा एन जी आर टी, अगर मेरे को इक्वल चाहिए तो ये मेरा आ गया डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी आ गया। डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा मेरा, 2 मोल्स, अगर मेरे को बात कर रहा है तो एन आर टी डेल्टा टी, डेल्टा एन जी की जगह पे मैं एक और फॉर्मूला क्या यूज़ करता हूँ, एन आर डेल्टा टी भी कर सकता हूँ मैं। तो एन कितना आ जाएगा मेरा, एन 2 मोल्स आ जाएगा, आर कितना आ जाएगा मेरा, 8.3 किलो जूल दे रखा है, जूल दे रखा है। और टेम्परेचर मेरा कितना आ जाएगा, 77 माइनस 27, तो मेरा 50 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरीके से जब करोगे तो आपको 8.3 को आपको पता है ना, 25/7 भी लिख सकते हैं आप, 8/3 को 25/3 भी आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप उसको 83 को 25/3 भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से कर लेना। तो 25/2 इंटू 25/3 डिवाइडेड बाय इंटू 50 आ जाएगा। तो 25 से जब 2 से करोगे तो 50 इंटू 50 आ जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 3। तो 50 इंटू 50 कितना होता है, 2500 डिवाइडेड बाय 3। तो मेरा कितना आ जाएगा, 25 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा, 830 मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, सेकेंड आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम 22 के बाद, नेक्स्ट बात करते हैं हम, द गैस एक्सपांड एडियाबेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर सच एज टीवी इज इक्वल टू गामा, और द वैल्यू ऑफ सीपी बाय सीवी कितना होता है ऑफ द गैस विल बी। तो सीपी बाय सीवी कितना होगा, तो ये मेरे को बताना है। तो आपको मैं बता दूं गामा की वैल्यू, जो अगर मैं टी और वाई की अगर बात कर रहा है, टी वाई को अगर दे रखा है, तो आपको ये भी रिलेशन पता होगा, टी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस गामा होता है। तो 1 माइनस गामा की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 1/2।
तो यहाँ पे मेरे को गामा की वैल्यू कितनी आ गई 3/2, CP/CV कितना होता है इक्वल टू गामा होता है, तो मेरा कितना आ जाएगा 1/2 3/2 आ जाएगा। 3/2 कितना होता है 1.5 मेरे को आंसर देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। 2 moles of the ideal monoatomic gas are allowed to expand adiabatically reversibly from 300 Kelvin to the 200 Kelvin के ऊपर। तो वर्क डन बाय द सिस्टम CV इतना दे रखा है मेरे को, तो यहाँ पे मेरे को वर्क डन बताना है कितना वर्क डन करेगा। तो बहुत ही आसान है। अगर मैं वर्क डन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे वर्क डन की अगर मेरी यहाँ पे बात चल रही है, तो मेरा मोल्स कितना दे रखा है 2 मोल्स दे रखे हैं। मोनो एटमिकली हमारा गामा क्या हो जाता है, मोनो एटोमिकली हमारा गामा हो जाता है 5/3, 5/3 मेरा गामा हो जाता है। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो डायरेक्ट डेल्टा यू में अगर मैं रिवर्सिबल एक्सपांडेशन की अगर मैं बात करूँ, क्या है मेरा आइडियल सॉल्यूशन। और एडियाबेटिकली अगर बात करें तो यहाँ पे एडियाबेटिकली आपको पता है कि डेल्टा क्यू मेरा 0 हो जाता है, डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा वर्क हो जाता है। डेल्टा वर्क को मैं NCV डेल्टा डी लिख सकता हूँ, NCV डेल्टा डी के नाम से लिख सकता हूँ। और मेरे को CV ऑलरेडी दे रखा है, तो मैं यहाँ पे 2 आ जाएगा, CV आ जाएगा 5/3 नहीं, CV आ जाएगा मेरा 12.5, क्या आ जाएगा मेरा 12.5 देखने को मिलेगा आपको। कितना आ जाएगा 12.5 देखने को मिलेगा। इंटू डेल्टा डी की अगर मैं बात करूँ तो कितना दे रखा है मेरे को 100 आ जाएगा मेरा, 300 माइनस 200 मेरा 100 आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर कितना आ जाएगा -2.5 किलो जूल आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट की, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। हमारी स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन में कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर फॉर्मेशन ऑफ द हीट अगर हमारा मीथेन को बनाना है, तो 1 मोल कंपाउंड को बनाने के लिए एलिमेंट का एलिमेंट्री स्टेट से बनाते हैं। तो हमें सारी एलिमेंट्री स्टेट होनी चाहिए। कार्बन की जो है डायमंड एलिमेंट्री स्टेट नहीं होती, ग्रेफाइट इसकी एलिमेंट्री स्टेट होती है। उसका 2 ही हाइड्रोजन यहाँ पे हमारी लगेंगे, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ये आंसर जाएगा, ये नहीं जाएगा, 4 तो नहीं होता है ना, मोलिकुलर वेट का बैलेंस गलत कर रखा है, तो ये मेरा आ जाएगा। तो ये चीज़ आप पे हमारी इक्वेशन बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इज 0 फॉर, हमारा जो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन 0 किसके लिए है, हमारे स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन 0 उसके लिए है सारे एलिमेंट के एलिमेंट्री स्टेट होने चाहिए। जिसका एलिमेंट्री स्टेट होगा उसके लिए हमारी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसी होती है 0 होती है। कार्बन की डायमंड नहीं है, बोरॉन हमारे गैस में नहीं मिलता है, ऑक्सीजन O3 हमें गैस के फॉर्म में नहीं देखने को मिलता है, तो कार्बन मेरा ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ये मेरा आंसर जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, हीट ऑफ कंबशन ऑफ द डेल्टा H0 कार्बन सॉलिड H2 गैस CH4 गैस। तो मेरा कितना देख रहा है -94 -68 -213 किलो कैलोरी पर मोल। देन डेल्टा H0 फॉर द रिएक्शन, तो मेरे को यहाँ पे डेल्टा H0 बताना हो चाहिए। तो डेल्टा H0 इतना इजी है, आपको मैं बता दूं कि इंथैल्पी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द रिएक्शन, इंथैल्पी कॉम्बिनेशन of reaction, enthalpy of the combination of the reaction minus enthalpy of the combination of the product, तो कितना आ जाएगा मेरा इंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट और इंथैल्पी कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट कितना आ जाएगा मेरा, आपको देखने को मिलेगा डेल्टा H इज इक्वल टू कितना आ जाएगा मेरा कितना है रिएक्शन में कितना देखने को मिल रहा है, क्या पे रिएक्शन कितना रिएक्शन में मीथेन है, मीथेन कितना है -213 आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, 213 आपको देखने को मिलता है आपका प्रोडक्ट में। और रिएक्टेंट की बात करें, पहले रिएक्टेंट लिखेंगे, मैंने पहले प्रोडक्ट ही लिख दिया तो प्रोडक्ट नहीं आएगा, पहले हमारा रिएक्टेंट की बात करेंगे हम। यहाँ पे रिएक्टेंट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिएक्टिंग की अगर मैं बात करूँ तो -94 इंटू प्लस 2 इंटू -68, 2 इंटू -68 माइनस की बात करता हूँ। उसके बाद हमारा इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट में माइनस करेंगे 1 इंटू -213, तो 1 इंटू -213 आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 2 क्योंकि इनके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हम इंटू यहाँ पे करते तो इसको इंक्लूड करते, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो मेरा कितना आ जाएगा, ये -230 आ जाएगा और ये माइनस कितना आ जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 213 देखने को मिलेगा, 213 तो भी ये माइनस कितना आ जाएगा मेरा 17 किलो कैलोरी पर मोल आ जाएगा मेरा
हमारा हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो 17 किलो कैलोरी पर मोल आपको आंसर देखने को मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात, फॉर द गिवन इंफॉर्मेशन व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। Al2O3 सॉलिड जो होती है आपकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन होती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। निकालने के लिए कंपाउंड के लिए 1 मोल बनाता है, तो 2 एल्यूमिनियम जो कि सॉलिड में होता है, 3/2 ऑक्सीजन में होता है, और उसके बाद 1 एल्यूमिनियम और 1 Al2O3 में देखने को मिलता है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा एच कितना आ जाएगा मेरा, डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन कितना आ जाएगा मेरा। एल्यूमिनियम की बात कर रहा है ना, किसकी बात कर रहा है मेरे को, सिर्फ ये इसी को ढूंढना है ना, तो इसी को ठीक है, डेल्टा एच निकाल लो। इसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कितना आ जाएगा, -3352, और एल्यूमिनियम कितना स्टेट पे है मेरा, 2 आ जाएगा नीचे। तो मेरा डेल्टा एच कितना है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालने के लिए कंपाउंड के 1 मोल बनाना है, तो हमें उसका 1 मोल बनाना पड़ता है। तो 1 मोल बनाने के लिए कितना आ जाएगा मेरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालने के लिए उसको 1 मोल, एल्यूमिनियम कितने दे रखा है, Al2O3 मेरे को 2 मोल दे रखे हैं, 1 मोल बनाने के लिए मेरे को कितना आ जाएगा, 1626 मेरा किलो जूल आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे मेरी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इसकी मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा, -1676 मेरा किलो जूल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1676 मेरा किलो जूल आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो मोलर हीट ऑफ कंबशन C6H6 की अगर मैं बात करूँ इज इतना, और when the 0.39 ग्राम of the C6H6 burn in the excess of oxygen in open vessel, the amount of heat evolved। तो जब हमारा amount of heat जब इवॉल्व होगा तो आपको यहाँ पे बताना है। तो आपको C6H6 का अगर मैं 1 मोल की अगर मैं बात करूँ तो कितना 0.39 ग्राम, और C6H6 का मॉलिकुलर वेट में आपको दिया रहेगा एग्जाम में 78 होता है। ठीक है, 78 होता है, 78 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1/200 आंसर आ जाएगा। जब 1/200 आपको दे रखा है तो आपको इसके मोल्स इनटू एंथैल्पी ऑफ द कंबशन के अंदर इसको इनटू करना पड़ेगा, तब जाके एंथैल्पी ऑफ द अमाउंट ऑफ द हीट इवॉल्व आपका आ जाएगा। तो एंथैल्पी ऑफ द कंबशन की अगर मैं बात करूँ तो मोल्स इसके आगे C6H6 के इनटू डिवाइडेड बाय इनटू -3250 से आप इनटू करोगे, तब जाके आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो जब इसका आंसर जो आएगा आपका -16 माइनस नहीं, यहाँ पे जो है -16.52 किलो जूल आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। तो मेरा ये माइनस आना चाहिए था। थर्ड इवॉल्व, तो इवॉल्व बता ही रहे ना, हीट इवॉल्व मतलब माइनस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो 16.25 किलो जूल हमारा आंसर आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, heat of formation of the CO2 is -94 kilocalorie. What will be the quantity of the heat liberated when the 3 gram of the graphite is burned in excessive oxygen? तो मेरे को हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द CO2 दे रखी है, और अगर मेरे को ग्रेफाइट की अगर निकालनी है तो 3 ग्राम ऑफ ग्रेफाइट में कितनी आएगी। तो ठीक है, हम इस तरीके से निकालते थे कार्बन ऑफ ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन ऑफ ग्रेफाइट के साथ O2 मिला के मेरे को क्या मिल रहा है, CO2 मिल रहा है। इसकी डेल्टा एच मेरे को कितनी दे रखी है, -94। ठीक है, तो इसको कुछ नहीं, CO2 के अगर आपको मोल्स के 3 ग्राम की अगर बात कर रहा है तो ग्रेफाइट की अगर मैं मोल्स निकालू 3 ग्राम बाय कितना आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका, कार्बन का 12 होता है ना, तो 1/4 हो गया। 1/4 को इंटू कर लो इसके हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन से, -94.0 किलो कैलोरी। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 23.5 आपको देखने को मिलेगा, -23.5 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा। ये फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन जो कि पी ऑफ वाइट और पी ऑफ रेड अगर बात करते हैं तो डेल्टा एच की अगर मैं बात करता हूँ -18.4 किलो जूल दे रखा है फॉलो बाय। तो आपको ये बताना है कि कौन सा चीज पहले फॉर्म होगा। तो यूज जो डेल्टा एच जिसका दिया है मोस्ट स्टेबल वो होगा जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको मोस्ट कॉमन नंबर देखने को मिलेगा। तो डेल्टा एच नॉफ इसका हो जाएगा। तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट मेरे ज्यादा बनते हैं, अगर डेल्टा एच मेरा नेगेटिव होता है तो मेरे रिएक्टेंट ज्यादा बनते हैं, और डेल्टा एच अगर मेरा पॉजिटिव होता है तो मेरे प्रोडक्ट ज्यादा बनते हैं। तो मेरा डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है, तो मेरे रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। तो मेरे जो रिएक्टेंट है पी ऑफ वाइट, तो वाइट पी इज रेडिली फॉर्म फ्रॉम द रेड ऑफ द पी। तो ये मेरा सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम
कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मोनो एटॉमिक आइडियल गैस टू कंप्रेस फ्रॉम रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल की बात करें तो मोनो एटॉमिक की बात कर रहा है, उस एडियाबेटिकली 16 लीटर टू द 2 लीटर एट द 300 केल्विन के ऊपर आपका चला जाएगा। तो किसकी बात कर रहा है ये, मोनो एटॉमिक एडियाबेटिकली बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्यू तो इक्वल टू 0 हो जाता है। तो टी वी की पावर गामा -1 कर सकता हूँ मैं, ये मेरा एक इक्वेशन बन जाती है। गामा क्यों लिया, क्योंकि मेरे को मोनो एटॉमिक दे रखा है, तो मोनो एटॉमिक का गामा हो जाता है मेरा, कितना होता है गामा, अगर आपको सबको पता होगा तो कितना होता है गामा, 5/3 मतलब 1.6 हो जाता है। ये यही होता है, 1.6 देखने को मिलता है। उसके बाद गामा निकाल लो, इससे गामा आ जाएगा, दोनों के कंपेयर कर लो, T2/V2 गामा -1। तो पहले का टेम्परेचर डालो, दूसरे का लीटर वॉल्यूम वगैरह सब डाल लो, V1 V2 V3 ये जब डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1200 केल्विन देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर मैं बता दूं यहाँ पे अगर 2 को आप 16 के टाइम करोगे तो 4 टाइम्स आएगा, ठीक है, 4 टाइम्स आएगा, मतलब हमारा जो लीटर है 4 टाइम्स 8 टाइम्स गिरा है। 8 टाइम्स अगर मेरा वॉल्यूम गिरा है तो मेरा टेम्परेचर कितना टाइम्स बढ़ना चाहिए, 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसका 1/5 दे रखा है। अगर मेरा 8 टाइम्स घट रहा है तो मेरा 4 टाइम्स बढ़ना चाहिए। तो 300 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 300 का 4 टाइम्स कितना हो जाएगा, 1200। यही है आपका आंसर होगा। इस तरीके से अगर आप करोगे, इस तरीके से आप इस ट्रिक से करोगे तो आपको आंसर जल्दी से देखने को मिलेगा, वरना आप इसमें वैल्यू डालते बैठो और इसको सॉल्व करते बैठो, गामा -1 करते बैठो, ठीक है। तो आपको इस जन्म में क्या मतलब मिल जाएगा आंसर, जिसके मैथ्स काफ़ी अच्छे हैं। जो मेडिकल वाले होते हैं उनके मैथ्स कहाँ अच्छे होते हैं यार, जिसका होगा बहुत अच्छी बात है, वो इस साल मेडिकल कॉलेज में भी जाएगा और हम भी जाएंगे, वो भी एक ही सीट लेगा ना हमारी, जिसका अच्छा होगा। द प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड इन द प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, द रेशियो ऑफ द CP1 एंड CPV1 और PVM और CVM M1। तो हमारा प्रेशर ऑफ द गैस कितना है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल T की पावर क्यूब दे रखा है मेरे को क्वेश्चन में। तो P कितना आ गया मेरा, K T की पावर 3, ठीक है। और PV के टर्म्स में अगर देखो तो PV कितना होता है, PV इज इक्वल टू nRT होता है मेरा। nRT टेम्परेचर कितना आ जाएगा मेरा, PV/NR आपको देखने को मिलेगा। तो आपको T की जगह पे ये वाले T की जगह पे इसको डाल लो, प्रेशर कितना आ जाएगा मेरा, प्रेशर इक्वल टू K डिवाइडेड बाय PV/NR की पावर क्यूब। तो यहाँ पे मेरे P से P कटेगा, Q से क्यूब कटेगा, तो आपको यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन देखने को मिलेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N³/R³ डिवाइडेड बाय P मेरा डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, K आ जाएगा, K आ जाएगा, और PV मेरा यहाँ पे रहने तो P²/V³ आ जाएगा। इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो मेरा P और V के टर्म्स में आपको देखने को मिल गया। तो P और V की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं इसके P और V³ की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देख लेते हैं हम, P² और V³ की अगर मैं बात करूँ तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू PV की पावर 3/2 आपको देखने को मिलेगी। और PV के पावर अगर मैं बात करूँ तो गामा होता है, आपको पता है गामा होता है, तो K' की गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3/2 आ गई। इस तरीके से हमने निकाल लिया, 3/2 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। जब हमने दोनों को डिवाइड किया तो हमारा x' बन गया। इसको अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। आपका जो है गैस एक्सपांड कर रहा है एडियाबेटिकली एट द कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू T की वही की पावर गामा -1, मतलब T इनवर्सली प्रोपोर्शनल गामा -1/2 दे रखा है। तो T मेरा क्या हो जाएगा, K y की पावर 1/2, और T V की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा, K इक्वल क्या आ जाएगा। तो मेरा गामा -1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 दे रखी है। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3/2 आ गई। 3/2 कितना होता है, 1.5। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर। बहुत ही आसानी से ये जो जब भी टर्म देखने को मिल रहा है तो इसमें समझ लेना कि गामा की वैल्यू पूछ रहा है, क्या इसकी वैल्यू पूछ रहा है, गामा की वैल्यू यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है गाइस। हम बात करते हैं नेक्स्ट, गिवन इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन CO2 गैस और CaOH सॉलिड की दे रखी है, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन दे रखी है, ये चीज आपको याद रखनी है रिस्पेक्टिवली। द इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, इस इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन आपको इसकी निकालनी है। तो कैसे निकालोगे इसकी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन, मेरे को बताएंगे आप। तो इसकी इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए, नहीं इसकी भी नहीं निकालनी भाई, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इसकी भी दे रखी है मेरे को। इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन इसका निकालना है, CaCO3 का इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पे निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे CaCO3 की यहाँ पे कहाँ पे मिल रहा है मेरे को, यहाँ पे बैकवर्ड में मिल रहा है। तो यहाँ पे रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करूँगा मैं, CO2 और SO2 की बात करेंगे।
तो मेरे को CaCO3 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। टोटल मेरे को कितनी दे रखी है, 42 दे रखी है, माइनस 42 किलो जूल। तो रिएक्टेंट की बात करता हूँ, रिएक्टेंट की कितनी आ गई मेरी, रिएक्टेंट की निकालनी है मेरे को। प्रोडक्ट की कितनी आ गई मेरी, माइनस माइनस 94 और माइनस 152, ये आ गई मेरी, ये मेरे प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की आ गई। और मेरा 42 किलो जूल, 42 किलो जूल दे रखा है। आर माइनस माइनस ऑफ, ये आर प्लस है कि प्लस होगा कि माइनस होगा, वो बता दीजिए आप। रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट होता है कि रिएक्टेंट, इंथैल्पी ऑफ, इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन में क्या करोगे आप, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। यहाँ पे क्या करूँगा, 94 माइनस माइनस ऑफ 154 कितना आ जाएगा, ये 42 इक्वल टू रिएक्टेंट माइनस माइनस 246, ठीक है। रिएक्टेंट माइनस 246, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। और आपको क्या करना है इसमें, 42 में इसको ऐड करना है, यहाँ पे रिएक्टेंट में चले जाएगा मेरा, रिएक्टेंट में इसमें यहाँ पे अगर ये माइनस आ रहा है, एक्चुअली ये तो माइनस माइनस प्लस आना चाहिए, वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, या वहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा। तो 246 प्लस 42 कितना आ जाएगा मेरा, ये माइनस है क्या, इस 42, इस 42 का मतलब होता है कि यहाँ पे इसके साथ जुड़ा होता है, जुड़ा हुआ रहता है। तो ये कितना आ जाएगा, -42 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, -42 होना चाहिए। तो ये -42 होने की वजह से यहाँ पे माइनस का साइन तो रहेगा ही। तो कितना आ जाएगा मेरा, ये ऑप्शन कितना आ जाएगा, 246 प्लस 42 कितना आ जाएगा, -288 किलो जूल देखने को मिलेगा। तो डेल्टा एच आपको एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन समझ में आ गई। रिएक्टेंट माइनस रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट आपका इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन देते हैं। और ऊपर हमने इंथैल्पी ऑफ द कंबशन की हमने रिएक्ट देखी थी। तो इंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ द रिएक्शन माइनस इंथैल्पी ऑफ द कंबशन ऑफ द प्रोडक्ट को हमने उसमें माइनस किया था। तो ये चीज यहाँ पे याद रखनी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया था, और यहाँ पे रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट किया है, ठीक है। इस तरीके से याद रखना। इंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ द न्यूट्रलाइजेशन की भी बात करता है। कितनी देर की मेरे को, 59.9, and the enthalpy used in the neutralization of HCN is by the NaOH, और इस इतना द enthalpy of the dissociation की यहाँ पे enthalpy of the neutralization और heat of the neutralization और the heat of neutralization from CNS by the NaOH की बात कर रहा है। तो HCl और NaOH की जब ये बात कर रहा है तो मेरे को इसमें दोनों भी माइनस करने, 121 माइनस ऑफ माइनस 55.9, तो मेरा कितना आ जाएगा, 43.8 किलो जूल पर मोल आ जाएगा मेरा आंसर। कितना आ जाएगा, 43.8 किलो जूल पर मोल आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, सेकेंड आंसर यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, H2 से Cl2 प्लस 2HCl इज 182 आ जाएगा, हीट ऑफ इवॉल्व इन द रिएक्शन। और HH बॉन्ड और ClCl बॉन्ड आपको देखने को मिल गए आपके। और तो बॉन्ड एनर्जी आपको यहाँ पे पूछ रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी अगर मैं बता दूं तो बॉन्ड एनर्जी कैसे निकलते हैं हम, डेल्टा H इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट। बॉन्ड एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे 430 देखने को मिल रहा है रिएक्टेंट मेरे को, और कितना प्लस प्लस ऐड कर रहा है, 242 ऐड करूंगा, माइनस 2 टाइम्स ऑफ HCl 182। HCl का कितना है, मेरे को HCl का निकालना है, 2 टाइम्स ऑफ HCl आ जाएगा। और मेरे को HCl बॉन्ड निकालना है, ठीक है, बॉन्ड ऑफ एनर्जी यहाँ पे निकालनी है। तो हीट इज इवॉल्व क्या बात कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है कि एब्जॉर्ब कर रहा है, यहाँ पे हीट इवॉल्व बात कर रहा है। तो हीट इवॉल्व में क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। हीट इवॉल्व में, एब्जॉर्ब में हमारा पॉजिटिव साइन आ जाता है, ठीक है। तो जब आप ये नेगेटिव साइन आ जाएगा तो आपका डेल्टा एच आपका यहाँ पे 0 देखने को मिलेगा। तो आपका कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, 182 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, और माइनस ऑफ 182 माइनस ऑफ 672 देखने को मिलेगा, और इक्वल टू 2 बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl देखने को मिलेगी। तो ये क्या क्या बात कर रहे हैं।
ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को यहाँ पे 182 दे रखी है। इवॉल्व की बात करें तो -182 आ जाएगा। -182 को इसमें से ये वाला जो प्लस है मेरा इस तरफ माइनस में चले जाएगा, -672, तो 2 टाइम्स ऑफ बॉन्ड ऑफ HCl की यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl की जो बात कर रहा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl की अगर यहाँ पे बात कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा +854 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मेरा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरा 427 किलो जूल आपको आंसर देखने को मिल रहा है। तो 427 किलो जूल आपको आंसर देखने को मिल रहा है, सेकेंड आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन की। अगर मैं बात करूं तो Al2 A प्लस हाफ O2 प्लस AO आ जाएगा, इज अ माइनस किलो कैलोरी, कितना -50 किलो कैलोरी पर मोल। AO प्लस हाफ O2 प्लस AO2 अगर मैं बात करूं तो 100 किलो कैलोरी पर मोल की हमारी बात आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन की यहाँ पे बात दे रखी है। तो हीट ऑफ द रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड की हीट ऑफ द रिएक्शन मेरे को यहाँ पे पूछ रखी है। तो हीट ऑफ रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो आपका कैसे निकालोगे आप, AO2 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, रिएक्टेंट साइड में देखने को मिल रहा है। तो AO2 मेरा एज इट इज आ जाएगा 100 किलो कैलोरी, इस 100 किलो कैलोरी दे रखा है, तो इसका मतलब ये -100 किलो कैलोरी आ जाएगा। और इस माइनस नहीं, ये प्लस ही आएगा। तो कितना आ जाएगा +100 किलो कैलोरी मेरा Al2 इसी साइड में दिख रहा है, और ये जो है मेरा उस कौन से साइड में दिख रहा है मेरे को, राइट हैंड साइड में। तो एज इट इज नंबर को ऐड करके मैं इनको डेल्टा एच यहाँ पे तुम्हारा निकालूंगा, तो मेरा 50 आ गया। कैसे कि आप मैं बता दूँ देता हूँ आपको, इसमें आपको जो फाइनल रिएक्शन होते हैं उसके रिएक्टेंट प्रोडक्ट देखने होते हैं। तो इसमें मैंने प्रोडक्ट देखा, इसमें जो लास्ट वाला जो रिएक्टेंट में अगर प्रोडक्ट में मिल रहा है, तो ये वाले ऑप्शन में अगर मेरे को कोई भी इक्वेशन में अगर प्रोडक्ट में देखने को मिल रहा है तो उसको एज इट इज लिखो, या तो उल्टा देखने को मिल जाता है तो साइन चेंज हो जाती है, किसी किसी में डिवाइड भी हो जाता है, तो उसमें बता दूंगा मैं। उसके बाद ए की बात करो तो ए भी मेरे को रिएक्टेंट में दिख रहा है, तो उसका भी जो एज इट इज सेम फॉर्मूला आप लिख दो, साइन के साथ एकदम सेम लिख दो, तो 50 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। नहीं समझेगा तो एक और आपको इसमें मैं बताऊंगा तो उसमें पता चल जाएगा। तो आपका +50 आंसर यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया। इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया की अगर मैं बात करूं तो कितनी देर की -46 किलो जूल पर मोल। इंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, तो इनके अंदर इंथैल्पी चेंज कितनी आ जाएगी। इंथैल्पी चेंज की अगर मैं बात करूं तो इंथैल्पी चेंज कितनी आ जाएगी मेरे को वो बता दीजिए आप, कितनी आ जाएगी मेरे इंथैल्पी चेंज इनके अंदर ऑफ द रिएक्शन। इस वाले फॉर्मेशन की अगर मेरे को बात कर रहा है तो ये उल्टी हो गई, उल्टी रिएक्शन हो गई, तो मेरे उल्टी हो गई, और 2 अमोनिया बता रहा है तो यहाँ पे एक ही अमोनिया की बात कर रहा है, तो मेरी रिएक्शन उल्टी होगी, तो मेरी जो है माइनस का प्लस हो जाएगा, 46 देखने को मिलेगा किलो जूल। और एक अमोनिया की बात कर रहे थे, यहाँ पे 2 अमोनिया की बात कर रहे, तो इंटू 2 कर दो, 46 इंटू 2 कर दो, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 46 इंटू 2 करोगे तो आपका 92 आंसर आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द एच बी बी आर एंड एच बी आर इज इतने रिस्पेक्टिवली द डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन, डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन निकालना है। तो आपको पता है कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करते हैं हम इसके अंदर, तो रिएक्टेंट कितना है मेरा मेरा प्रोडक्ट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे इसमें। तो अगर मैं बता दूं यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 इंटू 364 देखने को मिल रहा है, 2 इंटू 364 देखने को मिलेगा HBr। ठीक है, और माइनस देखने को मिलेगा आपको कितना प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट देखने को मिलेगा, प्रोडक्ट कितना कितना दे रखा है मेरे को, ठीक है 2 इंटू और ये मेरा प्रोडक्ट आ गया, और रिएक्टेंट और माइनस प्रोडक्ट करूंगा तो मैं एच का कितना दे रखा है मेरे को 433 प्लस 192 माइनस इतना आ जाएगा, तो ये नहीं क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
2 इंटू 364 आपको देखने को मिलेगा। तो कितना आ जाएगा मेरा आंसर 625 आ जाएगा, -7 28 आपको देखने को मिलेगा। और कितना आ जाएगा 103 देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में देखने को मिलेगा या नेगेटिव में? नेगेटिव में, ऑब्वियसली बात है नेगेटिव में, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन यहाँ पे इसकी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अगर ये प्लस एच है तो इसका डेल्टा एच कितना हो जाएगा -x। इस तरीके से इसका भी डेल्टा एच कितना हो जाएगा -y। ठीक है, इस तरीके से देखना पड़ेगा आपको। एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन देखने को मिल रही है ऑफ द सीओ का फॉर्मेशन बनाना है, तो C प्लस O2 गिव्स क्या दे रहा है हमको CO, तो हाफ O2 कर देंगे यहाँ पे। तो आपको हाफ O2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे। CO अगर आपको देखने को मिल रहा है जो राइट हैंड साइड में, तो मेरा Y कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। और कार्बन भी आपका रिएक्टेंट साइड में, तो मेरे को X भी रिएक्टेंट साइड में देखने को मिले तो -x आ जाएगा। तो Y -x जिसमें देखने को मिल जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। थर्ड आंसर आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम। इसमें भी देख लो आपका डेल्टा H कितना हो जाएगा -x, इसके भी अंदर डेल्टा H कितना हो जाएगा -y। और हमें एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ NO बनाना है, तो N2 प्लस O2 गिव्स NO। तो मेरा NO बनाना है तो हाफ N2 हो जाएगा, हाफ O2 हो जाएगा इस तरीके से। उसके बाद अगर मैं X की बात करता हूँ, अगर मेरे को NO चाहिए तो NO आपको यहाँ पे देखने को मिलता है NO जो कि 2 टाइम्स है, तो इधर Y का अगर अब मेरे को एक ही NO चाहिए तो इधर -y का तो +y हो जाएगा और Y 2 हो जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। और अगर N2 की अगर मैं बात करूँ, O2 तो इंटरमीडिएट है, तो N2 की अगर मैं बात करूँ तो मेरे को N2 इधर हाफ चाहिए। यहाँ पे मेरे को N2 पूरा दे रखा है, तो N2 की अगर बात करूँ तो मेरे को हाफ चाहिए। तो मेरा X2 कितना आ जाएगा, मेरा जो X है वो प्लस यहाँ पे भी यहाँ पे जो है मेरा X कितना आ जाएगा, मेरे को हाफ चाहिए। और यहाँ पे NO की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम NO की बात कर रहे हैं, हाफ चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, N2 मेरे को फुल दे रखा है, तो मेरे को यहाँ पे X को भी, इसको फुल X को भी माइनस करना, हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, हाफ करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा, और ये राइट हैंड साइड में तो -x/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा हाफ इंटू y -x देखने को मिलेगा, मेरा थर्ड आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। डेल्टा H फॉर द रिएक्शन दे रखा है, डेल्टा H मेरा ये दे रखा है, SO3 माइनस का ये दे रखा है एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन। द एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ SO2 गैस का एंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको SO2 अगर बना दो, S प्लस O2 गिव्स हमारा SO2 देता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और SO3 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है SO2 प्लस हाफ O2 गिव्स SO3। तो ये मेरे को दे रखा है डेल्टा H, और डेल्टा H की वैल्यू दे रखी है। तो हमें SO2 चाहिए, मेरे को SO2 कौन से प्रोडक्ट में दे रखा है, मेरे को यहाँ पे रिएक्टेंट में, तो मेरा 98.3 मेरा क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। 98.3 मेरे को इसको पॉजिटिव में लूँगा, प्लस और क्या देखना है मेरे को, SO2 की बात कर रहा है यहाँ पे, तो O2 की बात कर रहे हैं यहाँ पे, O2 और S की बात कर रहा है। तो S किस में देखने को मिलेगा मेरे को, S किस में देखने को मिल रहा है मेरे को। तो मेरे SO3 की अगर मैं फॉर्मेशन बताऊंगा, SO3 की अगर मेरा फॉर्मेशन में आपको एक और बार यहाँ आपको 1 मिनट गाइस, क्या कर दिया मैंने, अरे क्या हो गया, तो ये डेल्टा H ऑफ द फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे मिटा देता हूँ मैं, यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ SO3 को कैसे बनाते हैं हम, SO3 बनता है S प्लस 3/2 O2 गिव्स हमारा SO3 देता है। और SO3 की वैल्यू कितनी दे रखी, 395.4 किलो जूल, माइनस में दे रखी है, कितनी माइनस में दे रखी है। तो माइनस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे S क्या दे रखा है मेरा प्रोडक्ट में, तो इधर माइनस में आएगा, -390.95.4 ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो इसको आप माइनस जब करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे -297.1 किलो जूल आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो मेरा फर्स्ट आंसर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन मेरा ग्रेफाइट के फॉर्म में देखने को मिल रहा है, O2 और CO2 देखने को मिल रहा है गैस में।
जिसमें आपको इंथैल्पी ऑफ द फॉर्मेशन, कंबशन और एटोमाइजेशन सब चीज़ आपको यहाँ पे बताना है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अगर सब्लिमेशन की अगर मैं बात करूँ तो सब्लिमेशन में क्या हो जाता है मेरा, सॉलिड से गैस में जाते हैं, तो सॉलिड से गैस में तो मेरे को बहुत जगह पे देखने को मिल रहे हैं, तो हम सब्लिमेशन बाद में देखेंगे। अभी हम कंबशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो फॉर्मेशन में हमारा किसी चीज़ को हम फॉर्म कर रहे हैं, तो सीओ को फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। एटोमाइजेशन में जिसमें हम सिर्फ एटम को इंक्लूड कर रहे हैं, तो सीओ जो है मेरा, सीओ को हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन CO2 हमारा फॉर्मेशन आ जाएगा, CO2 को फॉर्म कर रहे हैं हम यहाँ पे। एटम सब्लिमेशन जो कि गैस से लिक्विड में, गैस सॉलिड से गैस में देखने को मिल रहा है, ये भी जो है मेरा कार्बन से सॉलिड, पर इसमें एटम बन रहे, तो ये एटम में जाना चाहिए एटोमाइजेशन में। तो मेरा आंसर क्या आएगा इसका, मेरा जो है ये पहला जो है सब फॉर्मेशन जो कि CO2 का फॉर्मेशन जो कि नीचे क्यों कर दिया मैंने, CO2 का बेस्ट फॉर्मेशन ये वाला आ जाएगा मेरा, ए का आर आ जाएगा। ए का आर आपको 10 जगह पे देखने को मिल रहा है। बी का मेरा ऑटोमाइजेशन तो नहीं होगा, बी का मेरा सब्लिमेशन हो जाएगा। क्यों सब्लिमेशन नहीं, मेरा कंबशन हो जाएगा, जिसमें हमारा कंबशन बन रहा है यहाँ पे। उसके बाद एटोमाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, सी का मेरा एस हो जाएगा, सी का मेरा एस हो जाएगा, और डी का मेरा क्यू हो जाएगा, सब्लिमेशन जो गैस सॉलिड से गैस में बन रहा है। तो किस में देखने को मिल रहा है, मेरा फोर्थ ऑप्शन देखने को मिलेगा। कीचड़ पिचड़ हो गई है, आप फोर्थ ऑप्शन से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मैं 45 क्वेश्चन के बाद हमारे नेक्स्ट, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, हमारी एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स की कैसी होती है। तो एंट्रोपी हमेशा हमारी इंक्रीज होती है, ऑल द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा मैक्सिमम होगी। कैसी होगी, इंक्रीज होगी, टेंड्स टू द मैक्सिमम फॉर ऑल द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम, व्हेन एग इज हार्ड बॉइल्ड देयर इज अ, कहाँ पे अगर हमारा एग को अगर मैं बॉईल कर रहा हूँ, तो एग जो है लिक्विड फॉर्म में उसके जिसकी जो उसके अंदर जो DNA होगा वो लिक्विड फॉर्म में अगर आप उसको बॉईल करोगे तो डीनेचर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। तो उसकी डिसऑर्डर क्या बढ़ जाएगी, क्या डिसऑर्डरनेस यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो आपका डिसऑर्डरनेस, इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। तो ये मेरा DNA था, इसके अंदर जो DNA था आपको देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर डीनेचुरेशन देखने को मिल गया आपको। यहाँ पे DNA मेरा इस तरीके से है, यहाँ पे डीनेचुरेशन हो गया, इसका डीनेचुरेशन हो गया। तो डीनेचुरेशन इस प्रकार से यहाँ पे डीनेचुरेशन हो गया, तो यहाँ पे डिसऑर्डरनेस यहाँ पे बढ़ गई, इंक्रीज इन डिसऑर्डरनेस। नेक्स्ट बात करते हैं 900 किलो जूल पर केजी हीट इज एक्सचेंज बाय द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर, देन व्हाट इज द इंक्रीजिंग एंट्रोपी। अगर आपको एंट्रोपी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये हमारी बात कर रहे हैं हमारे H2O को बॉईल किया है, हमारे H2O गैस में, H2 गैस में कन्वर्ट किया लिक्विड को। तो एंट्रोपी चेंज कितना, डेल्टा एस मेरा आ जाएगा, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी हो जाता है, डेल्टा एच बाय डेल्टा टी। तो मेरा कितना था 900 जूल पर केजी दे रखा है, इंटू डेल्टा टी की पर केजी अगर दे रखा है, तो मेरे को कितना अमाउंट इसका आ जाएगा, अमाउंट कितना आ जाएगा 18 केजी आ जाएगा, 18 और अपॉन में कितना केल्विन यहाँ पे डाल दूंगा रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस, तो 2373 आ जाएगा। तो मेरा आंसर कितना आएगा इसका, मेरा आंसर आ जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बॉइलिंग की बात कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको 273 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 373 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया, इसका आंसर आ जाएगा 43.4 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। एस नॉट की अगर मैं बात करूँ तो एस नॉट आपको पता होना चाहिए, डेल्टा एस नॉट क्या हो जाता है, डेल्टा एस नॉट को प्लीज याद रखो। यहाँ पे हम पहली बार प्रोडक्ट को माइनस करेंगे रिएक्टेंट से, तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और इनके भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इनटू यहाँ पे करते हैं। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट कितना दे रखा है, HCl देखा है 2 × 0.19 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा मेरा कितना 0.13 प्लस 0.22, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरा कितना आंसर आपको देखने को मिलेगा 0.38 माइनस 0.35 देखने को मिलेगा। तो कितना आंसर आपको देखने को मिलेगा 0.03 किलो जूल, वो आंसर आपको देखने को मिलेगा 0.03 किलो जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स आपको देखने को मिलेगा। तो कितना आ जाएगा मेरा किलो जूल, अगर मैं हटा दूंगा तो 30 जूल आपको देखने को मिलेगा आंसर। ठीक है, डेल्टा एस की बात करें हमारे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा एस इज पॉजिटिव, हमारा डेल्टा एस किस चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, तो ये चीज़ आपको बता दूं।
उसके बाद सॉलिड लिक्विड और गैस में अगर मैं बात करूँ, सॉलिड लिक्विड और गैस में सबसे ज़्यादा डेल्टा एस की इस वैल्यू हो जाती है। फर्स्ट में मेरा डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन में अगर मैं देखूँ तो डेल्टा एस मेरा कैसा है, नेगेटिव देखने को मिल रहा है मेरे को, क्योंकि आपको डेल्टा एन जी की अगर वैल्यू देखने को मिल रही है। उसके बाद फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा एन जी मेरा कैसा देखने को मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में को डेल्टा एन जी कैसे देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव, तो डेल्टा एस भी मेरा कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। थर्ड ऑप्शन नहीं, हाँ थर्ड ऑप्शन, डेल्टा एन जी यहाँ पे तो जीरो देखने को मिल रहा है आपको, वन देखने को मिल रहा है, क्योंकि लिक्विड को तो कंसीडर करते ही नहीं डेल्टा एन जी वन में, तो वन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो डेल्टा एस भी मेरा यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, व्हेन द पोटेशियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन वाटर, यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड को आप डिजोल्व करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, तो हमारी एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, एंट्रोपी हमारी इंक्रीज होगी, क्यों, डिजोल्व कर रहे हैं वाटर के अंदर, ठीक है, तो हमारी एंट्रोपी कैसे होगी, इंक्रीज होगी पोटेशियम क्लोराइड की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एसोसिएटेड विद द नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी, नेगेटिव चेंज इन एंट्रोपी जिसमें दिखेगा डेल्टा एन जी, जिसका नेगेटिव होगा उसका डेल्टा एस भी क्या होगा, मेरे को नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो किस में देखने को मिल रहा है आपको, थर्ड ऑप्शन में देखने को मिल रहा है नेगेटिव, हाँ थर्ड ऑप्शन में मेरे को नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बाकी सब में पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, पर ये सॉलिड है, थर्ड ऑप्शन में भी, टू माइनस पॉजिटिव देखने को, फोर्थ ऑप्शन में मेरे को नेगेटिव देखने को मिलेगा, क्योंकि रिएक्टेंट में -3 आ जाएगा डेल्टा एन जी, ठीक है। लिक्विड और सॉलिड को नहीं कंसीडर करते डेल्टा एन जी में, ये आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट एंट्रोपी किसकी ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा हमारी वाटर हाइड्रोजन की हमारी सबसे ज्यादा एंट्रोपी होती है, सबका 1 मोल अगर निकालोगे तो आपको हाइड्रोजन की एंट्रोपी सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस ऑफ द इक्विलिब्रियम द चेंज इन एंट्रोपी कैन बी मेजर बाय डेल्टा एच बाय क्यू रिवर्सिबल बाय टी, आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंट्रोपी इज मेजर ऑफ, एंट्रोपी किस चीज के लिए मेजरेबल होती है, तो अगर हमारा एंट्रोपी मेजर ऑफ द डिसऑर्डरनेस बता जाए, डिसऑर्डर बढ़ेगा तो हमारी एंट्रोपी भी बढ़ती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए थी। उसके बाद व्हेन द 2 मोल्स ऑफ द आइडियल गैस CPM इतना दे रखा है, हीटेड इन फ्रॉम दिस कांस्टेंट प्रेशर द एंट्रोपी चेंज इन, तो आपको एंट्रोपी की अगर मैं बात बता दूं, इसका फॉर्मूला अगर मैं बता दूं, NCPM NCP ln T2 बाय मेरा जो T1 बाय T2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, T2 बाय T1 आपको देखने को मिलेगा, तो ये चीज पता होनी चाहिए। तो N कितना है मेरे को दे रखा है, N मेरे को दे रखा है, और CPM दे रखा है मेरे को, M दे रखा है 5/2, तो मेरा यहाँ पे 5/2 आ जाएगा, 2 N कितना आ जाएगा, 2 मोल्स दे रखा है, 5/2, 2 इंटू 5/2 R ln कितना आ जाएगा, 600/300, तो 2 आ गया मेरा, तो ये मेरे को ये ऑप्शन देखते हुए को मिल रहा है, ठीक है, 300, तो देखने को मिल रहा है 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आपको देखने को मिल रहा है 2 से 2 कटेगा, तो मेरा कितना आएगा 5R ln 2 आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, द एंट्रोपिक चेंजेस व्हेन द 2 मोल्स ऑफ द आइडियल मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड फ्रॉम द 200 डिग्री सेल्सियस टू 300 डिग्री सेल्सियस, रिवर्सिबल और आइसोकोरिकली अगर आपको देखने को मिलेगा आइडियल मोनोएटॉमिक गैस में, तो आपको इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओगे, NCV/RT ln की पावर R बाय मोनोएटॉमिक गैस के लिए, अगर मैंने मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर बात करें तो मेरा गामा कितना आ जाएगा, मोनोएटॉमिक गैस के लिए CV कितना आ जाएगा, सॉरी मेरे को CV चाहिए ना यहाँ पे, तो 3/2 आ जाता है, गामा तो 5/2 आता है, तो CV यहाँ पे मेरा आ जाएगा, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट डाल दो, N कितना है 2 मोल्स दे रखा है, तो 2 से 2 तो कट गया, तो 3RT, और ये मेरे टेम्परेचर की बात कर ली, इससे थर्ड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं, तो स्पॉन्टेनियस नेचर ऑफ द रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, हमारा स्पॉन्टेनियस नेचर कब इम्पॉसिबल होगा, तो आपको पता है कि स्पॉन्टेनिटी में हमारा किस तरीके से रोल करता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पॉन्टेनियस की अब मैं बता ही देता हूं कि हमारा डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर मेरा डेल्टा जी 0 होगा तो मेरा इक्विलिब्रियम पे होता है ये,
और डेल्टा जी अगर मेरा पॉजिटिव होगा तो मेरा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। और फॉर्मूला क्या हो जाता है मेरा डेल्टा जी का, डेल्टा जी का हो जाता है मेरा यहाँ पे डेल्टा जी का फॉर्मूला आ जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ जाता है। अगर आपका ये एस अगर आप नेगेटिव करोगे, आपको स्पॉन्टेनियस चाहिए तो मतलब डेल्टा जी नेगेटिव चाहिए, अगर आप इसको पॉजिटिव करेंगे तो ये पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। और डेल्टा एच अगर मेरा एज इट इज पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिला के नेगेटिव बनेंगे। तो दोनों भी पॉसिबल है, दोनों भी पॉजिटिव होने चाहिए, ठीक है। डेल्टा एच और डेल्टा एस अगर मेरे पॉजिटिव होंगे तो मेरा नेगेटिव आ सकता है। नेक्स्ट और एक और बात करते हैं हम, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव की बात कर रहे हैं तो डेल्टा एस अगर मेरा नेगेटिव है तो ये पूरी टर्म नेगेटिव आ जाएगी, डेल्टा एच भी नेगेटिव तो इसमें भी पॉसिबल हो सकता है। डेल्टा एच नेगेटिव है मेरा और डेल्टा एस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, आपको जो नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, तो ये वाली सिचुएशन यहाँ पे बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तो डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव के लिए वैलिड है भाई, ये भी तो नेगेटिव हो सकता है क्योंकि अगर डेल्टा एच की वैल्यू बढ़ गई तो हमारी नेगेटिव वैल्यू भी आ सकती है। डेल्टा एच पॉजिटिव और डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा तो दोनों भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेल्टा एस मेरा इनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव हो जाएगा तो मेरा फोर्थ आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एस मेरा पॉजिटिव है तो रिएक्शन इज, तो हमारा एंडोस्पर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ तो डेल्टा एस पॉजिटिव किस चीज़ के लिए देखने को मिलेगा, तो हमारा हमेशा जो है फिजिबल डेल्टा एस फिजिबल रिएक्शन के लिए आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। जब आपका टी डेल्टा एस बड़ा होगा डेल्टा एच से तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। एंडोथर्मिक रिएक्शन में फिजिबल रिएक्शन में देखने को मिलता है। नेक्स्ट की बात करते हैं, फॉर द रिएक्शन टू बी द स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर के लिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए हमारा क्या चाहिए, डेल्टा जी और डेल्टा एच हमेशा क्या होना चाहिए, मेरा नेगेटिव होना चाहिए, तब जाके आपका स्पॉन्टेनिटी बताता है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द रिएक्शन डेल्टा H2O लिक्विड और H2O गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 atm के ऊपर आ जाएगा। तो 1 atm के ऊपर अगर आ गया तो डेल्टा जी मेरा, तो यहाँ पे डेल्टा जी ऑब्वियसली जीरो हो गया, तो डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस मेरा आंसर देखने को मिलेगा 100 डिग्री सेल्सियस में, तो सेकेंड ऑप्शन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, द स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ N2H2NH3R इतना 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 रिस्पेक्टिवली फॉर द रिएक्शन आपको दे रखा है, डेल्टा एच हमारा -30 किलो जूल टू बी इक्विलिब्रियम। टेम्परेचर शुड भी क्या होना चाहिए, टेम्परेचर मेरे को बताओ क्या होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे टेम्परेचर की अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा एच बाय एस आ जाता है हमारा। एंट्रोपी पहले तो स्टैंडर्ड एंट्रोपी इसकी निकालो, स्टैंडर्ड एंट्रोपी कैसे निकलेगी, यहाँ पे रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आ जाएंगे, तो मेरा 50 माइनस 60 की पावर 1/2 प्लस 40 की पावर 3/2 इस तरीके से आएगा। तो ये मेरा कितना आ जाएगा टोटल 50 माइनस 90 इक्वल टू 40 आ जाएगा मेरा डेल्टा एस। तो मेरा टी कितना होता है, डेल्टा एच कितना होता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी मेरा क्या हो जाता है, डेल्टा एच बाय डेल्टा एस हो जाता है। तो ये आ जाएगा मेरा डेल्टा एच कितना होता है, टी डेल्टा एस हो जाता है ना। मेरे को क्या पूछा है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा है ना, डेल्टा एच और डेल्टा एस, एस तो मैंने ढूंढ लिया, तो डेल्टा एच कितना हो जाता है, टी डेल्टा एस हो जाता है ना। तो डेल्टा एच कितना दे रखा है, 3000 दे रखा है, 3000 दे रखा है, 30 किलो जूल दे रखा है, अपॉन में 40 आ जाएगा, तो 30,000 दे रखा है और अपॉन में 40 आ जाएगा, कितना आ जाएगा मेरा ये आंसर कितना आ जाएगा, 4 से जब करोगे 750 केल्विन देखने को मिलेगा आपका टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमारा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए जी हमेशा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम यहाँ पे, फॉर द रिएक्शन फॉलोइंग रिएक्शन N2O2 दे रखा है, डेल्टा यू दे रखा है, डेल्टा एस दे रखा है, एट कैलकुलेट द डेल्टा जी। डेल्टा जी आप डेल्टा यू से निकाल सकते हैं क्या, हमारा डेल्टा जी आपका डेल्टा यू से निकल जाएगा। हाँ, डेल्टा यू का एक और फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा यू का डेल्टा एच को आपको पहले इधर डेल्टा एच निकालना पड़ेगा ताकि डेल्टा एच निकालने के बाद डेल्टा जी नॉट में आप डाल सको। तो डेल्टा एच का अगर फॉर्मूला आपको पता होगा, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी देखने को मिलेगा।
ये मेरा डेल्टा एच आ जाएगा। डेल्टा एच की अगर मैं बात करूंगा तो डेल्टा यू की अगर मैं बात करूँ तो 2000 आ जाएगा। 2000 के बाद प्लस 1 × 2 × 300 देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन। तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2600 देखने को मिलेगा। 2600 और उसको इस वाले फॉर्मूले में डाल दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इतना आ जाए 2600 माइनस टी कितना दे रखा है 300 इंटू एस कितना दे रखा है 50। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा जब आप इसको करोगे तो ये मेरा कुछ कैलोरीज में आंसर आएगा और किलो कैलोरीज में चाहिए तो मेरा 12.4 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा माइनस में 12.4 माइनस में 12.4 किलो कैलोरी देखने को मिलेगा। विच इज ऑलवेज करेक्ट एट इक्विलिब्रियम को हमारा कौन सा करेक्ट है इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो ये चीज हमारी आ जाती है इक्विलिब्रियम के ऊपर आपका कौन सी चीजें करेक्ट है, आपको पता नहीं होनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम के ऊपर डेल्टा जी नॉट और डेल्टा जी हमारा करेक्ट होता है। डेल्टा जी हमारा जीरो होता है, डेल्टा जी नॉट मेरे को नहीं पता कि जीरो होता है कि नहीं। डेल्टा ई तो हमारा जीरो नहीं होता इक्विलिब्रियम। डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम भी हमारा जीरो नहीं होता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। यहाँ पे दे रखा है स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी एट 100 डिग्री सेल्सियस में इतना दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आपको अच्छी तरीके से निकालती आनी चाहिए। मैं फॉर्मूला बता देता हूँ यहाँ पे। डेल्टा जी नॉट की फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो 2.303 आर टी लॉग के 2.3 आर टी लॉग के और मेरे को डेल्टा गिव्स फ्री एनर्जी दे रखी है। गिव्स फ्री एनर्जी 81 पॉइंट किलो जूल। तो किलो को हटा दो और इसमें इसके अंदर जब आप डाल लोगे तो आपका के का वैल्यू आ जाएगा। बहुत बड़ा इक्वेशन है भाई, तो आप इसको प्लीज़ निकाल लेना। 2.6 कुछ आंसर आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दे रखा है, इसकी सबकी वैल्यू डाल लो और लॉग के की वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। A प्लस बी प्लस सी डी दे रखा है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विल अकर्स एट। तो मेरे को टेम्परेचर यहाँ पे बताना, तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको पता होगी 10T इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। क्योंकि यहाँ पे डेल्टा जी जीरो हो गया, डेल्टा एन जी जीरो हो गया। तो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस जब करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन देखने को मिलेगा। तो अगर आपको 300 का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चाहिए तो 300 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर नॉन स्पॉन्टेनियस चाहिए तो 300 से कम। तो स्पॉन्टेनियस के लिए 300 से ज़्यादा होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस की 300 से कम होना चाहिए। तो मेरे को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोले है तो 300 से ज़्यादा, सेकेंड ऑप्शन चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी द प्रोसेस इज। हमारा जो स्पॉन्टिनिटी का प्रोसेस क्या है, जहाँ पे रैंडमनेस ज़्यादा हो, जहाँ पे मैक्सिमम रैंडमनेस देखने को मिल जाए और मिनिमम एनर्जी देखने को मिल जाए। तो मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम रैंडमनेस देखने को मिल जाए वो आपका स्पॉन्टिनिटी थर्ड आंसर हो जाएगा। इसके साथ आपका पूरा थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज, इसी के नोट्स आपको जल्दी से मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज।